प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एवं वाद की चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा फासीवाद। फासीवाद का अभिप्राय, फासीवाद के स्रोत एवं फासीवादी दल के विकास की चर्चा भी हम करेंगे। फासीवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची फासिज्म इटालियन भाषा के फासियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ इटालियन भाषा में लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ व कुल्हाड़ी होता है। प्राचीन काल में रोम का राज चिन्ह फैसियो ही था, जिसमें लकड़ियों का बंधा हुआ बोझ राष्ट्रीय एकता की व कुल्हाड़ी शक्ति का द्योतक मानी जाती थी। मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली के फासी दल ने इसी चिन्ह का प्रयोग किया, जो इस बात का प्रतीक था कि फासी दल का लक्ष्य वर्ग संघर्ष पर आधारित समाजवादी समाज व्यवस्था के स्थान पर राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत और राष्ट्रीय एकता पर आधारित समाज व्यवस्था है। फासीवाद देश के युवकों को एकता की प्रेरणा देने वाला मुसोलिनी का विशेष संदेश और कार्यक्रम था, जिसमें वाद विवाद की अपेक्षा कार्य को अधिक महत्व दिया गया था। मुसोलिनी ने कहा था कि फासीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमारा कार्यक्रम कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं। फासीवाद का मूल प्रणेता मुसोलिनी है और फासीवाद मुसोलिनी द्वारा अपनाया गया सिद्धांत और व्यवहार ही है। इस फासीवाद को कुछ परिवर्तनों के साथ हिटलर द्वारा ग्रहण किया गया। फासीवाद का स्वरूप सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक अधिक रहा है। वास्तविकता यह है कि उन्होंने अपनी जनता के हर वर्ग को बहकाने का प्रयत्न किया और इसलिए जब जैसा अवसर देखा तब तैसी बात कह दी। मुसोलिनी ने एक लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है, हम फासीवादियों में सब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों को त्याग देने का साहस है और हम अभिजात तंत्रवादी, लोकतंत्रवादी, क्रांतिकारी तथा प्रतिक्रियावादी, सर्वहारा के समर्थक तथा सर्वहारा के विरोधी, शांतिवादी तथा शांतिवाद विरोधी सभी कुछ है। एक निश्चित आदर्श अर्थात राष्ट्र का होना पर्याप्त है, शेष स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। यद्यपि फासीवाद एक पृथक विचारधारा है, लेकिन फासीवाद आवश्यक रूप से सर्वाधिकारवाद की धारणा पर आधारित है और इस कारण फासीवाद को सर्वाधिकारवाद का इटालियन रूपांतर कहा जा सकता है। वास्तव में फासीवाद का प्रतिपादन
इटली की भौतिक और नैतिक शक्तियों को संगठित करने के लिए ही किया गया था। विलियम इबनस्टीन के अनुसार पश्चिमी उदारवादी जीवन पद्धति के विरुद्ध 20वीं सदी में साम्यवाद पहला महत्वपूर्ण सर्वाधिकारवादी विद्रोह था और फासीवाद दूसरा। मूलतः फासीवाद एक दलीय अधिनायकत्व वाले शासन व समाज का वह सर्वाधिकारवादी संगठन है जो उग्र राष्ट्रवादी, नस्लवादी, युद्ध प्रिय और साम्राज्यवादी होता है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक फासीवाद के स्रोतों का प्रश्न है, मैक्सी ने लिखा है, फासीवादी दर्शन में अनेक तत्वों का बड़ी चतुराई के साथ मिश्रण कर दिया गया है और इसके स्रोतों को ढूंढ निकालना सरल कार्य नहीं है। मैकियावेली, हॉब्स, फिक्टे, ट्रीटशके, नीत्शे, मार्क्स, सॉरेल, मोस्का, शोपेनहावर, बर्गसन, जेम्स और पैरेटो के विचारों के अतिरिक्त अन्य अनेक विचारधाराओं का प्रभाव इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैकगवर्न का विचार है कि फासीवाद सामाजिक डार्विनवाद, अबौद्धिकवाद, परंपरावाद और आदर्शवाद से प्रभावित है। जैसे चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति में निरंतर चलने वाले विकट जीवन संघर्ष और योग्यतम प्राणी के जीवित रहने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसे ही डार्विनवाद कहा जाता है। मुसोलिनी ने भी इसी बात पर बल दिया कि संघर्ष ही मानव समाज की प्रगति का मूल मंत्र है। फासीवादी दर्शन पर सामाजिक डार्विनवाद का प्रभाव है। सामाजिक डार्विनवाद ने ही वस्तुतः मुसोलिनी को अनुशासन प्रिय, कठोर और साम्राज्यवादी बना दिया। अबौद्धिकवादी दार्शनिकों में विलियम जेम्स, बर्गसा, सॉरेल, शोपेनहावर, नीत्शे और पैरेटो प्रमुख हैं। डेकार्टे की बुद्धिवादी विचारधारा के नितांत विपरीत अबौद्धिकवादी विचारधारा मानती है कि मनुष्य सोच विचार कर कार्य करने वाला विवेकशील प्राणी नहीं है, वरन वह अपने सभी कार्य बुद्धि के स्थान पर अंतः प्रेरणा, अंधश्रद्धा और विश्वास से प्रेरित होकर करता है। अबौद्धिकवाद से प्रेरणा लेते हुए मुसोलिनी ने अंधश्रद्धा को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा, हमारी अंधश्रद्धा हमारा राष्ट्र है, हमारी अंधश्रद्धा हमारे राष्ट्र की महानता है। विश्वास ही पर्वतों को हिला सकता है, तर्क नहीं। तर्क एक साधन हो सकता है, किंतु जनता की प्रेरक शक्ति नहीं बन सकता। इसी तरह फासीवाद
मैज़िनी और ट्रीटश्के के परंपरावादी दर्शन से भी बहुत अधिक प्रभावित है और गौरवपूर्ण रोमन साम्राज्य, राजतंत्र तथा रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराएं अपनाने की बात करता है। परंपराओं का निर्वहन करते हुए ही उसने राजतंत्र को सुरक्षित रख और स्वयं नास्तिक होते हुए भी जनता का सम्मान और पोप का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1929 में पोप के साथ समझौता कर लिया और सदैव इस बात पर बल देता था कि किसी राष्ट्र की विशेषता उसकी गौरवपूर्ण ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं। फासीवादी विचारधारा पर सबसे अधिक प्रभाव रूसो, कांट, फिक्टे और हीगल के आदर्शवाद का रहा है और फासीवाद को बहुत अधिक सीमा तक हीगल के आदर्शवाद का राजनीतिक शिशु कहा जा सकता है। मुसोलिनी के शब्दों में फासीवाद भौतिकवाद के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। जेम्स के व्यवहारवाद के अनुसार सत्य की कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और एक विशेष स्थिति के अंतराल या उसके अंतर्गत सत्य वही है जो हितकर है। मुसोलिनी मानता था कि फासिस्ट दर्शन का मूल आधार व्यवहारवाद ही है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि फासीवाद का आधार अनेक स्रोतों में रहा है। जहाँ तक फासी दल के विकास का प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का उद्देश्य विश्व में जनतंत्रवाद को सुरक्षित रखना था, किंतु विश्व युद्ध का यह उद्देश्य बनकर ही रह गया और विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों में अधिनायकवाद के जो अनेक रूप प्रकट हुए, फासीवाद उनमें से ही एक था। फासीवाद का विकास प्रथम महायुद्ध के बाद इटली में हुआ था। इस महायुद्ध में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था और उसे आशा थी कि विजय से प्राप्त होने वाले लाभ में उसे अन्य मित्र राष्ट्रों के समान ही भाग प्राप्त होगा। इटली की दृष्टि प्रमुख रूप से ऑस्ट्रियन साम्राज्य के कुछ भागों और अफ्रीका में अपने साम्राज्य के विस्तार की ओर थी, किंतु वर्साय की संधि में उसकी ये आशाएं पूरी नहीं हुई और मित्र राष्ट्र मंडली में उसे उचित सम्मान भी प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार इटली की जनता तत्कालीन लोकतंत्रीय शासन से असंतुष्ट हो गई और वह नेतृत्व में परिवर्तन की मांग करने लगी। 1912 में इटली का टर्की से युद्ध होने के कारण इटली की आर्थिक स्थिति महायुद्ध प्रारंभ होने के पहले ही खराब थी। युद्ध के व्यय ने आर्थिक स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ दिया और स्थिति
बहुत अधिक सोचनीय हो गई। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से साम्यवाद का भय बहुत अधिक बढ़ गया था। इन सोचनीय परिस्थितियों में मुसोलिनी ने इटली के राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया। मुसोलिनी प्रारंभ से ही महायुद्ध में इटली के भाग लेने का विरोधी था और विश्व युद्ध में भाग लेने से उत्पन्न निराशा ने मुसोलिनी के सम्मान में वृद्धि कर दी थी। प्रारंभ में मुसोलिनी समाजवादी विचारधारा के संपर्क में आया और उसने फ्रांसिस्को डी कॉम्बेडाइमेंटो नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं था। इसने केवल पूंजीवाद और निरंकुश शासन के विरोध का ही मार्ग अपनाया था। 1921 में मुसोलिनी के विचारों में परिवर्तन हुआ और उसने उद्योगपतियों तथा जमींदारों का पक्ष ग्रहण करके खुले रूप से उग्र राष्ट्रवाद और हिंसा का प्रचार प्रारंभ कर दिया। 29 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को मिली-जुली नवीन सरकार का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मुसोलिनी ने अपनी वास्तविकता प्रकट कर दी। देश में संसदात्मक व्यवस्था को भंग कर दिया गया। फांसी दल के अतिरिक्त अन्य दलों को अवैध करार दे दिया गया और विरोधियों की हत्या और इसी प्रकार से अन्य उपायों से समाप्त कर दिया गया। 1926 में मुसोलिनी ने इटालियन संसद ड्यूस को भंग कर दिया और इटली का तानाशाह बन बैठा। इसी समय से इटली में मुसोलिनी की पूर्ण सत्ता स्थापित हो गई, जो जुलाई 1943 में इटली की पराजय और फांसी दल की सरकार के समाप्त होने तक बनी रही। 1945 में जर्मनी और इटली की पराजय के बाद इटली से फांसी दल का बिल्कुल अंत हो गया।